हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आपको बताऊंगा बोइंग स्टारलाइनर के पहले ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट में आई गड़बड़ी के बारे में, जिसके कारण ये मिशन फेल हो गया। चलिए देखते हैं। मेरा नाम है दीपांशु वर्मा एंड यू गाइस आर वाचिंग द ट्रेंडिंग टेक। बोइंग यूएसए की काफी बड़ी और रेप्यूटेड कंपनी है, जिसने कि पास में बहुत ही बेहतरीन काम किए हैं, जो कि कमर्शियल प्लेन से लेकर सैटेलाइट्स तक बिल्ड करती है। लेकिन अभी कुछ समय से इनके लिए चीजें उतनी अच्छी नहीं चल रही है। एक तो पहले से ही वो अपने कमर्शियल एयरक्राफ्ट बोइंग 747 में आ रही गड़बड़ी से परेशान है, और अब उनका पहला पैसेंजर स्पेसक्राफ्ट CST-100 स्टारलाइनर में फाइनल टेस्टिंग के दौरान आई गड़बड़ी के कारण वो फाइनल ऑर्बिट को अचीव करने में फेल हो गया। चलिए मैं आपको इसके बारे में डिटेल में समझाता हूँ कि आखिर बोइंग को ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाने की जरूरत पड़ी ही क्यों। सबसे पहले हमारे पास जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मौजूद है, वहां पर यूएसए को अपने एस्ट्रोनॉट्स को पहुंचाने के लिए रशिया का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन 2014 में यूएसए और रशिया के खराब होता रिलेशन को देखकर यूएसए ने स्पेसएक्स और बोइंग को कॉन्ट्रैक्ट दिया एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट या कैप्सूल बनाने के लिए, जिसमें वो अपने एस्ट्रोनॉट्स को सेफली भेज सके और उनका रशिया के ऊपर से डिपेंडेंसी पूरी तरह से खत्म हो जाए। इस कॉन्ट्रैक्ट के मिलने के बाद से ही स्पेसएक्स और बोइंग बहुत तेजी से इसे कंप्लीट करने में जुट गए, और जहां स्पेसएक्स अपने क्रू ड्रैगन को अभी भी मैन्युफैक्चर कर ही रहा है, वहीं बोइंग ने अपने CST-100 स्टारलाइनर को बनाकर तैयार कर दिया, जिसमें इसने एक के बाद एक सारे टेस्ट को पास किया और फाइनली इसके पहले ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट की डेट भी आ गई, जिसमें इसे एक पूरी कंप्लीट ट्रिप करनी थी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाकर वापस आने की। बट अफसोस इसमें ये फेल हो गया। 28 दिसंबर 2019 को बोइंग CST-100 स्टारलाइनर को एटलस 5 रॉकेट से अपने पहले ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट के लिए लॉन्च किया गया। लॉन्च सक्सेसफुल रहा और एटलस 5 ने सक्सेसफुली इस कैप्सूल को लो अर्थ ऑर्बिट पर स्टैब्लिश कर दिया और अपना काम पूरा किया। और फाइनली यहां पहुंचने के बाद कैप्सूल ने अपने आप को एटलस 5 रॉकेट से डिटैच कर लिया। इस स्टेज के बाद एक्चुअली में स्टारलाइनर को अपने खुद के इंजन्स को फायर करना था, जो कि इसे इसके एक्चुअल ऑर्बिट पर पहुंचा सके, जहां पर ISS मौजूद है, और अपने डॉकिंग प्रोसीजर को कंप्लीट कर पाए। बट हुआ कुछ यूं कि इसने अपने इंजन्स को फायर ही नहीं किया, जो इसे ISS के इक्वल ऑर्बिट पर पहुंचाने वाले थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्टारलाइनर सिस्टम के मिशन क्लॉक कंट्रोल में कोई बग मौजूद था, जिसकी वजह से इस कैप्सूल को लगा कि वो गलत पोजीशन पर है जहां पर इसे होना चाहिए था, और अपने पोजीशन को करेक्ट करने के लिए इसने अपने सारे फ्यूल को बर्न कर दिया, जिसके बाद इसके पास इनफ फ्यूल नहीं बचा कि ये स्पेस स्टेशन तक पहुंच पाए। ये सब होने के बाद स्टारलाइनर ने सेकंड बर्न परफॉर्म करके एक स्टेबल ऑर्बिट को हासिल कर लिया और सेफली अर्थ का चक्कर काटने लगा। इसके 2 दिन बाद यानी 22 दिसंबर को इसने न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में लैंडिंग स्पॉट पर सेफली और स्मूथली लैंड किया। और अब ये बात क्लियर नहीं है कि नासा वापस से बोइंग को इस टेस्ट को परफॉर्म करने बोलेगा या नहीं, क्योंकि कई लोगों का ये मानना है कि इफ इस मिशन में एक्चुअल क्रू मौजूद होता कैप्सूल के अंदर, तो वो इस मेल फंक्शन को ओवरराइड करके कंट्रोल्स को अपने हाथ में ले सकता था, जिसके बाद ये मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल होता। खैर, अब ये नासा के ऊपर है कि वो आगे क्या डिसीजन लेती है। लेकिन ये सब होने के बाद बोइंग ने अपने CEO को फायर कर दिया उनके कमर्शियल एयरक्राफ्ट 747 में हो रही दिक्कतों के कारण, और इसे एक बोल्ड मूव कहा जा रहा है, जिससे कि बोइंग दुनिया भर का भरोसा वापस से अपने आप के ऊपर रिगेन कर पाएगी। फाइनली जो भी हुआ, इससे एक बात तो क्लियर है कि फिलहाल के लिए यूएसए को रशिया के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना होगा अपने एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाने के लिए, जब तक स्पेसएक्स और बोइंग अपना टास्क पूरा ना कर ले। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको आज के हमारे वीडियो से कुछ नई चीजें जानने को मिली होंगी। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन यू कैन सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। You can also follow us on Facebook, Instagram and TikTok. See you guys in next video.